वेलकम टू बायोलॉजिक्स वंस अगेन एंड CSIR सीरीज 2020। तो आज हम यूनिट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 दैट इज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ओके, और इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज हैबिटेट एंड निश। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 में जितने भी बेसिक्स थे इकोलॉजी के और लेक्चर 2 में थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में CSIR सीरीज 2020 में जाकर देख सकते हैं। वो वीडियोस अवेलेबल है, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली डायरेक्टली पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दैट इज अबाउट हैबिटेट एंड निश। ठीक है, तो हैबिटेट और निश स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि एक साइंटिस्ट थे दैट उनका नाम था ओडम। ठीक है, इकोलॉजी के बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे ओडम। इन्होंने कहा था हैबिटेट और निश के बारे में एक बहुत सा सिंपल सा एक सेंटेंस दिया था, उसमें सब कुछ बता दिया था इन्होंने हैबिटेट और निश के बारे में। तो हैबिटेट को इन्होंने बोला था कि हैबिटेट इज द एड्रेस एंड निश इज प्रोफेशन। ये जो लाइन है वो खुद में बहुत कुछ बता देती है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो देखो हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट है ना, और निश क्या होता है। ये पूरा वीडियो हैबिटेट और निश के ऊपर ही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसको, हैबिटेट को। ठीक है ना, तो अब आपको पता है कि जहाँ पे भी आप रहते हो, जैसे कि मान लो ये आपका घर है, ठीक है ना, ये आपका घर है, आप यहाँ पर रहते हो। ठीक है, यहीं पर आप खाना खाते हो, यहीं पर रहते हो, यहीं सोते हो। ठीक, सो दिस इज योर हैबिटेट, है ना। तो आपको रहने के लिए अपना ये घर चाहिए और खाना खाने के लिए आसपास, जैसे कि आप जाते हो इस शॉप पे, ये शॉप है, ठीक है, ये शॉप है, ठीक है, ये शॉप है, मतलब इधर आपका मार्केट हो गया। ठीक, तो ये जो पूरा एरिया है ना, दिस इज योर, एक तरीके से बोल सकते हो कि ये आपका हैबिटेट है, जो जिसकी ज़रूरत आपको रहने के लिए है, टू लिव एंड टू ईट, खाना खाने के लिए है। ठीक, तो हैबिटेट का मतलब ये हो गया। ठीक, तो इसलिए इसको बोला गया कि हैबिटेट इज द एड्रेस, राइट, एंड निश इज द प्रोफेशन। अभी निश को प्रोफेशन क्यों बोला गया, क्योंकि निश का मतलब क्या होता है कि निश का मतलब कि अब आप खाने और रहने के अलावा आप जो काम करते हो, ठीक है, जिससे आपको सैलरी मिलती है, तो वो क्या हो गया आपका प्रोफेशन। तो उसके लिए तो आपको कहीं दूर जाना पड़ता है ना। जैसे कि आप अगर रहते हो मान लो दिल्ली में, ठीक है, राइट, बट आपको जॉब करने के लिए जाना पड़ता है कहाँ, दिल्ली से गुड़गांव, ठीक है, या नोएडा, राइट, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया आपका, एक तरीके से निश हो गया। समझ रहे हो, मतलब आप पूरे इस एरिया को कवर कर रहे हो अपने रहने खाने और कमाने के लिए, है ना। तो गुड़गांव या नोएडा में आपकी जॉब है, ठीक है, और रहते हो आप दिल्ली में। तो जहाँ दिल्ली हो गया आपका हैबिटेट और पूरा नोएडा गुड़गांव तक आपका निश हो गया। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से निश का मतलब ये हो गया कि आपके इस पूरे एरिया में, ठीक है, इस पूरे एरिया में जितने भी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स हैं, उन सबके साथ इंटरैक्ट कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पूरे एरिया में, है ना। तो निश की डेफिनेशन ही वही है। तो आप डेफिनेशन लिख लो अगर आप लिखना चाहते हो, दैट निश इज नॉट द ओनली फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द बायोटिक कम्युनिटी एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर्स, है ना। तो वो पूरा एरिया
जिस एरिया में आप अपने रहने के लिए या अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, है ना, सर्वाइवल के लिए जितने भी बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांटेक्ट में आते हो, वो पूरा आ जाता है आपका निश में। ठीक, और जहाँ सिर्फ आप रहते हो, ठीक है, वो आपका होता है हैबिटेट। तो आपको निश और हैबिटेट के बीच में डिफरेंस, एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसके बाद अब हम जल्दी से आते हैं निश के ऊपर और हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के निश होते हैं, है ना। तो अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? टाइप ऑफ निश। ओके, तो निश जो होते हैं ना, वो कई तरीके के होते हैं, ठीक है। उसी में से जो पहला है वो है आपका हैबिटेट निश, ठीक है। अब ये हैबिटेट निश का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो हैबिटेट का निश का मतलब होता है आपका कि निश इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, है ना। हैबिटेट का मतलब तो अभी आपको मैंने समझाया था क्या होता है, जहां पे भी आप रहते हो, ठीक है। और हैबिटेट निश का मतलब क्या हो गया कि निश को अब इन्होंने कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो एक पर्टिकुलर कोई स्पेस है, मान लो ये आपका स्पेस है कोई, ठीक है, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके भी समझाऊंगा जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये आपका एक स्पेस है और हम किसी स्पीसीज की बात कर रहे हैं, इसी स्पीसीज के हैबिटेट निश की बात कर रहे हैं। मान लो कि हम बात कर रहे हैं एक इंसेक्ट की, ठीक है, राइट। तो इस पूरे एरिया में, इस पूरे स्पेस में इंसेक्ट के कई सारे स्पीसीज हैं, स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी, है ना। तो क्या होगा, जो स्पीसीज ए है वो सिर्फ इतने एरिया में ही आएगा जाएगा, इतने में ही अपना सर्वाइवल करेगा, ठीक है। जो बी है वो सिर्फ इतने में ही सर्वाइवल करेगा, है ना, और सी जो है वो इतने में ही करेगा। तो हैबिटेट के बेसिस पे जब निश को कैटेगराइज कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं हैबिटेट निश। ये बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा अभी आपको जब मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा। तो पहला एग्जाम्पल है इसका, द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ठीक है ना। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट दैट इज फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जैसे कि मान लो ये है आपका एक, ठीक है, ये आपका मान लो एक पेड़ है, ओके, दिस इज योर ट्री, है ना। ये एक आपका पेड़ है, ठीक। तो अब जब इस पेड़ में आप नोटिस करेंगे कि कुछ कुछ इंसेक्ट्स, तो आपके कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं आपके यहाँ रूट्स में, कुछ इंसेक्ट्स आपके रूट्स में रहते हैं, ठीक। कुछ इंसेक्ट्स आपके यहाँ रहते हैं शूट में, मतलब इसमें, ठीक है। और कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं आपके इस पोर्शन में, ठीक, है ना। कुछ रहते हैं सबसे ऊपर वाले पोर्शन में। तो अब ये इन इन सारे इंसेक्ट्स ने अपना अपना एरिया डिसाइड किया हुआ है ना, फिक्स किया हुआ है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, ठीक है। तो ये किस टाइप का निश कहलाया? ये कहलाया हैबिटेट निश, ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। तो ये तो आपका पहला एग्जांपल हो गया कि डिफरेंट स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स इज फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपका हो गया डिफरेंट सेप्रोट्रॉप्स, डिफरेंट सेप्रोट्रॉप्स प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ डिकेइंग मैटर। जैसे आप डिकेइंग मैटर, जब डिकेइंग मैटर के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, जो पदार्थ सड़ रहे होते हैं, गल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई डिकेइंग मैटर है तो इसकी कई सारी लेयर्स हैं, है ना। जैसे कूड़े का ढेर होता है, ठीक है, तो उसकी कई सारी लेयर्स होती है, ठीक है। तो क्या होगा, अब आप जब इन लेयर्स को देखोगे तो कुछ कुछ सेप्रोफाइट्स आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ सेप्रोफाइट्स आपको इस लेयर में मिलेंगे, ठीक है। कुछ सेप्रोफाइट्स आपको इस लेयर में मिलेंगे, राइट। कुछ सेप्रोफाइट्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो इन लोगों ने अपने आप को अपने अपने निश में फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है, अपने अपने हैबिटेट में फिक्स करके रखा हुआ है। जहाँ रहते हैं वहीं पर वो अपनी बाकी के सर्वाइवल की चीज़ों को जुटाते रहते हैं, कलेक्ट करके अपना सर्वाइव करते रहते हैं अपने रहने की जगह पे ही, ठीक है। तो जहाँ पर वो रहते हैं, वेयर दे लिव, दैट प्लेस इज नोन एज हैबिटेट।
है ना, और उसी जगह को उन्होंने अपना निश भी बना लिया है। तो जहाँ रहते हैं वहीं पर वो खाना भी खाते हैं और बाकी अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें वहीं से फुलफ़िल कर लेते हैं। तो उनका हैबिटेट भी वही है ना, और निश भी वही है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, इस टाइप के निश को बोला जाता है हैबिटेट निश, जिसको कैटेगराइज़ किया हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, ठीक है? उसके बाद जो आपका दूसरा हैबिटेट आता है, ठीक है? दूसरा जो आपका हैबिटेट आता है वो होता है आपका ट्रॉफिक निश, सॉरी, जो दूसरा निश आता है वो होता है आपका ट्रॉफिक निश, ठीक है? तो अभी मैं आपको ट्रॉफिक निश का एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है? उससे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ट्रॉफिक निश रिप्रेजेंट्स द ट्रॉफिक पोजीशन ऑफ द स्पीसीज, राइट? दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट ईटिंग हैबिट इन द एनवायरमेंट, ठीक है? तो इसका मेन पॉइंट क्या निकल के आया कि इट रिप्रेजेंट ईटिंग हैबिट इन एनवायरमेंट, है ना? ईटिंग हैबिट के बेसिस पे अगर निश डिफाइंड हो जाए तो उस तरीके के निश को बोला जाता है आपका ट्रॉफिक निश। याद रखेंगे इस चीज को, ग्रेट, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको तो इसका एग्जाम्पल है आपका डार्विनियन फिंचेस। आपने नाम जरूर सुना होगा इसका, डार्विनियन फिंचेस, ठीक है? इन इन द गैलापागोस आइलैंड, ठीक है? ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसके एग्जाम्पल को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं, है ना? तो देखो, जो डार्विनियन फिंचेस थी ना, वो कुछ इस तरीके की थी। मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। वो कुछ इस तरीके की थी, ठीक है? और उसकी जो आंखें ये रही, उसकी जो बीक थी ना, मेन जो है वो है सारा फंडा इसके बीक पे। उसकी जो बीक थी ना, वो काफ़ी लंबी और स्ट्रॉन्ग थी। तो ये थी आपकी डार्विनियन फिंचेस, ठीक है? तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ ना, ये दो कैटेगरीज में इवॉल्व हुई, मतलब सेपरेट हो गई, ठीक है? तो सेपरेट होने का मतलब कैसे हुई होगी, इसकी भी, इसके पीछे भी लंबी कहानी है ना? मतलब इवोल्यूशन तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो क्या होता है कि मान लो कि ये डार्विनियन फिंचेस है ना? तो कैसे इसकी दो स्पीसीज कैसे बनी होंगी, स्पीसीज ए, स्पीसीज बी। तो ये ऐसा हुआ होगा कुछ कि मान लो कि ये पहले रह रही थी इस तरफ, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी डार्विनियन फिंचेस थी, राइट, है ना? और ये माइग्रेट करके मान लो कोई बहुत बड़ा हिल हो या कोई ऐसा बीच में ऐसा कोई एरिया हो, ठीक है? उसको क्रॉस करके आ गई इस तरफ, यहाँ पे आ गई, ठीक? अब जो इधर आई वो यहीं रह गई, है ना? और जो उधर थी वो उधर ही रह गई। और तो क्या हुआ कि इस तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो इधर से बहुत अलग होगा। तो अब क्या हुआ होगा, जो इधर माइग्रेट करके आई थी ड्यूरिंग द टाइम, वो अलग कंडीशन में, अलग एनवायरनमेंट में इवॉल्व हो रहे होंगे, है ना? तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, उनका जो बीक का साइज था वो चेंज होने लग गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो डार्विनियन फिंचेस थी वो दो नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई, ठीक है? तो एक जो बनी, है ना, एक जो बनी वो कुछ, उसकी जो बीक थी वो कुछ छोटी तरीके की बीक रह गई, ठीक है? और एक जो डार्विनियन फिंचेस का जो नया स्पीसीज बना, उसकी बीक कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, ठीक है? तो ये जिसकी बीक काफ़ी छोटी रह गई, छोटी हो गई, उसको बोला गया, उसको बोला उनको बोला गया सॉफ्ट सीड क्रैकर्स। तो मतलब कि जहाँ पर ये माइग्रेट होके गई होंगी, ये वाली डार्विन फिंचेस जहाँ पे माइग्रेट करके गई होंगी, वहाँ पर जो सीड इनको खाने के लिए मिलते थे वो सॉफ्ट थे। तो सॉफ्ट सीड खाते खाते अब इनको उतने स्ट्रॉन्ग और उतने लंबे बीक्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे इवोल्यूशन के थ्रू उनका जो बीक का साइज था वो छोटा होता चला गया, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनको सॉफ्ट सीड खाने की ही ज़रूरत थी, तो उसी के अकॉर्डिंग उनके बीक साइज में मॉडिफिकेशन हो गया, चेंज हो गया, ठीक है? समझ रहे हो? तो ये इनको बोला गया सॉफ्ट सीड क्रैकर। और इनका साइज कैसा था बीक का, स्मॉलर
बीक, साइज। ठीक है, उसके बाद जो ये थी, तो ये जहाँ बाकी की जो डार्विनियन फिंचेस गई होंगी जिस जगह पर, वहां पर जो सीड्स मिले होंगे उनको उनको हार्ड सीड मिले होंगे। ठीक है, तो हार्ड सीड को ब्रेक करने के लिए इनको स्ट्रांग और लॉन्ग बीक्स की जरूरत होगी, तो इसलिए इनके बीक्स कैसे हो गए, लॉन्ग हो गए। ठीक है, इसलिए इनको बोला गया हार्ड सीड क्रैकर। ठीक है ना, और इनकी बीक कैसी हो गई, लार्ज बीक। तो इस तरीके से अब इनका जो निश था वो कैसा हो गया, अलग अलग हो गया, है ना। अलग अलग निश मतलब फूड के बेसिस पे, ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे इनका निश डिफाइन हो गया। अब क्या होगा, अब ये दोनों जो स्पीसीज नई बनी है वो एक जगह पर भी इनको लेके आओगे, तब भी इनका जो निश है वो अलग अलग ही रहेगा, है ना। ये सॉफ्ट सीड ही खाएंगी और ये हार्ड सीड्स को ही खाएंगी। ठीक है, तो एक जगह पे रहने के बावजूद भी ये इनका निश डिफाइंड रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट, है ना। तो इस तरीके के निश को बोला जाता है ट्रॉफिक निश। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमने ये चीज समझी कि किस तरीके से निश शिफ्ट भी होते हैं, है ना, कैसे निश चेंज भी हो जाते हैं जैसे इवोल्यूशन के टाइम पे, तो उस स्पेसिफिक टर्म को क्या बोला जाता है वो भी हम देख लेते हैं। तो एक टर्म यहाँ पर आता है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं निश स्पेशलाइजेशन। ठीक है, निश स्पेशलाइजेशन। तो निश स्पेशलाइजेशन क्या होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्पीसीज एंड समटाइम विद इन स्पीसीज एट डिफरेंट एज ग्रुप्स। क्या होता है कि ये जो निश स्पेशलाइजेशन होता है ना, इसकी वजह से ना स्पीसीज के बीच में कंपटीशन कम हो रहता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि ये देखने को मिलता है या तो सेम स्पीसीज में, या एक ही मतलब सेम स्पीसीज में, या अलग अलग स्पीसीज में, या सेम स्पीसीज के अलग अलग एज ग्रुप्स में। ठीक है, जैसे कि इसका अगर हम एक एग्जांपल लें, तो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि जो टेडपोल के जो लार्वा होते हैं ना, टेडपोल के जो लार्वा होते हैं वो होते हैं आपके हर्बीवोरस। ठीक है, जबकि वाइल द एडल्ट फ्रॉग वो क्या करते हैं, जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं वो होते हैं आपके कार्निवोरस। कार्निवोरस। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, इन द सेम पॉन्ड, एक ही तालाब में रहते हुए जो लार्वा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो लार्वा है ये तो है आपका हर्बीवोरस, और उसी तालाब में जो वही स्पीसीज है, फ्रॉग का ही स्पीस, सेम सेम एनिमल है, उसका जो लार्वल स्टेज है वो है हर्बीवोरस, और उसका जो एडल्ट स्टेज है दैट इज एडल्ट फ्रॉग वो है आपका कार्निवोरस। तो अब यहाँ पे देखो कि एक ही एनिमल है, ठीक है, और एक ही एनिमल के जो अलग अलग एज ग्रुप्स हैं, है ना, निश स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या है, उनके खुद के बीच में कंपटीशन कम है। तो उनकी एक एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तो हर्बीवोरस है ना, और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप कार्निवोरस है। तो अलग अलग फूड्स पे डिपेंडेंट है उनके अलग अलग एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स, है ना। तो क्या होता है कि जब इनके निश डिफाइंड हो जाए, ठीक है, कि नहीं आप ये चीज़ें ही खाएंगे, ठीक है, और बाकी के मेंबर्स ये चीज़ें खाएंगे, ठीक है, बाकी के मेंबर्स इन चीज़ों को एज ए फूड लेंगे। तो अगर ऐसा स्पेशलाइजेशन हो जाए निश का, समझ रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि अभी सीएसआर का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, है ना। तो सीएसआर वाले एग्ज़ाम में बॉटनी के बच्चे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जूलॉजी के बच्चे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, माइक्रो के भी दे सकते हैं, ठीक है, बायो केमिस्ट्री के भी दे सकते हैं, राइट।
बायोटेक के भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइफ साइंस, जो बीएससी लाइफ साइंस, वो भी दे सकते हैं। तो देख रहे हो सारे फील्ड के बच्चों के लिए ये सीएसआईआर का एग्ज़ाम है। तो कंपटीशन कितना ज़्यादा है ना। कंपटीशन, यहाँ पे कंपटीशन कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन वहीं अगर ऐसा कर दिया जाए कि सीएसआईआर को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाए, जैसे सीएसआईआर फॉर जूलॉजी, सीएसआईआर जूलॉजी, सीएसआईआर बॉटनी, ठीक है, सीएसआईआर माइक्रो, ठीक है, सीएसआईआर बायोटेक, ठीक। इस तरीके से अगर सीएसआईआर के एग्ज़ाम को अलग अलग फील्ड के लिए स्पेशलाइज कर दिया जाए, तो अब क्या होगा, जूलॉजी वाले सिर्फ यही वाला एग्ज़ाम देंगे, बॉटनी वाले बच्चे सिर्फ ये एग्ज़ाम देंगे, माइक्रो वाले सिर्फ ये देंगे, और बायोटेक वाले सिर्फ ये देंगे। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं निश स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। तो निश स्पेशलाइजेशन डिक्रीज द कंपटीशन सिवियरिटी इन द एनवायरनमेंट एंड इंक्रीज द फिटनेस ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो आई होप ये निश स्पेशलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ट्रॉफिक निश के बाद अब हम चलते हैं रिप्रोडक्टिव निश की तरफ, जो कि हमारा थर्ड कैटेगरी है टाइप ऑफ निश में, ठीक है। तो अपना जो थर्ड है वो है रिप्रोडक्टिव निश। रिप्रोडक्टिव निश, तो अब समझ ही गए होंगे आप, यहाँ पे निश को जो कैटेगराइज किया है वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ स्पीसीज, है ना, वेयर ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन द इको सिस्टम, है ना। रिप्रोडक्टिव निश मीन्स वेयर ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन द इको सिस्टम, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मैं आपको फिर से एक ट्री का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये है आपका ट्री, ठीक है, राइट, दिस इज योर ट्री, है ना। तो क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव निश है उसमें क्या होता है कि जो अलग अलग स्पीसीज हैं उनका रिप्रोडक्शन का निश डिफाइंड है। मतलब कि कुछ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट बोल सकते हो या एनिमल बोल सकते हो, वो मान लो कि आपके प्लांट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक। कुछ करते हैं यहाँ पे, कुछ करते हैं यहाँ पे, ठीक, कुछ करते हैं इधर और कुछ यहाँ पे रूट्स के पास। तो इनका निश डिफाइंड है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एक तो आप ऐसे समझ सकते हैं, और दूसरा जो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि मान लो कि ये है एक आपका लार्ज ट्री, दिस इज द, है ना, अभी है ना, ये है आपका एक लार्ज ट्री, ठीक है, दिस इज द लार्ज ट्री। और इसी के जस्ट साइड में आपका एक और है, ठीक है, एक और है जो इससे काफ़ी छोटा पेड़ है, ठीक है, काफ़ी छोटा पेड़ है इससे। तो अब देखो क्या होगा कि इसका जो ये पेड़ है इसका रिप्रोडक्शन का एरिया इतना ही फिक्स होगा, इतना फिक्स होगा, है ना, ये इसी एरिया में करेगा, ठीक है। तो इसका रिप्रोडक्शन कहाँ पे होगा, इतने एरिया में, ठीक। अपने ऊपर के साइड अगर करेगा तो, और इसका कहाँ होगा, इधर, है ना। तो क्या होगा कि जो पॉलिनेटर्स होंगे उनके बीच में भी कंपटीशन कम होगा। सो लार्जर ट्री रिप्रोड्यूस एट द अपर सरफेस, है ना, वाइल स्मॉलर ट्री रिप्रोड्यूस एट द लोअर सरफेस, ठीक है, इन द सेम फॉरेस्ट। देयरफॉर द कंपटीशन सिवियरिटी विल बी डिक्रीज्ड फॉर द पॉलिनेटर्स, ठीक है। तो जो स्पीसीज ऊपर की सरफेस पे पॉलिनेशन करते हैं वो बड़े वाले ट्रीज के पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। और ऐसे पॉलिनेटर्स जो नीचे ही पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, नीचे की सरफेस पे पॉलिनेशन करते हैं, वो छोटे छोटे ट्रीज और प्लांट्स के पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव निश, निश डिफाइंड है बड़े वाले ट्रीज का ऊपर की तरफ, छोटे वाले ट्रीज का नीचे की तरफ रिप्रोडक्शन का।
तो इस टाइप के निश को आप बोलते हो रिप्रोडक्टिव निश। ठीक है। अब जो आपका लास्ट जो है निश, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा आप ध्यान से समझना। ठीक है। और वो कौन सा है? तो वो है आपका एक उसको बोलते हो हचिंसन निश। ये कुछ अलग सा है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। राइट। ऐसा सारा ही आपने अभी तक ध्यान से समझा है, बट इसके कई सारे नाम हैं। ये जो निश मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोर्थ, इसके कई सारे नाम है। तो इसको पहला जो बोला जाता है वो बोला जाता है एन डायमेंशनल निश। ठीक है। या इसको बोला जाता है हचिंसन। इसकी स्पेलिंग थोड़ी, हचिंसन, हचिनसोनियन, सॉरी हचिनसोनियन निश। ठीक है। या इसको बोला जाता है हाइपर वॉल्यूम निश। ठीक है ना? तो ये जो हचिनसोनियन निश या एन डायमेंशनल निश है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सो इट इज रिप्रेजेंटिंग द ओवरऑल, इट इज रिप्रेजेंटिंग द ओवरऑल इंटरेक्शन, ओवरऑल इंटरेक्शन ऑफ organism with the environment, environment, environmental factors। ठीक है। राइट। है ना? तो इसको एन डायमेंशनल क्यों बोलते हैं? इसको एन डायमेंशनल इसीलिए बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एन डायमेंशनल बिकॉज क्या होता है कि इसमें मोर देन थ्री डायमेंशंस या वेरिएबल बोल सकते हो। ठीक है, या फैक्टर्स बोल सकते हो। मोर देन थ्री डायमेंशंस, वेरिएबल्स और फैक्टर्स आर यूज्ड दैट affect the growth of organism। ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना? इसमें यह बताया गया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है, कोई भी, है ना, किसी भी स्पीसीज को आप उठा लीजिए, तो इसमें यह बताया गया कि वो ओवरऑल एनवायरनमेंट में सारे ही फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। बिना ये एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करे सरवाइव कर ही नहीं सकता। ठीक है ना? अब ये बात तो सच है ना? हम बिना एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट किए बिना सरवाइव तो कर नहीं सकते। ठीक। तो यहाँ पर हचिंसन निश को दो हचिनसोनियन निश को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है। और वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं तो वो देख लेते हैं। तो जो पहली कैटेगरी है वो है आपकी कि फंडामेंटल निश। जो आपका हचिनसोनियन निश होता है वो एक तो फंडामेंटल निश होता है, दूसरा होता है रियलाइज्ड निश। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब ये फंडामेंटल निश क्या होता है और रियलाइज्ड निश क्या होता है? तो जो सबसे पहले बात करेंगे हम फंडामेंटल निश की। ठीक है। तो फंडामेंटल निश क्या होता है कि मैक्सिमम निश, याद रखना इस चीज को, मैक्सिमम निश डायमेंशन ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू या द्वारा मैक्सिमम जितना भी निश ऑक्यूपाइड होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल निश। पहला पहला जो इसका
पहला जो रूल है वो ये है, तभी उसको फंडामेंटल निश बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है वो ये है कि जो रिसोर्स है, ठीक है, जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनिज्म इन एब्सेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर्स, वहां पर बायोटिक फैक्टर्स का कोई मतलब नहीं है, मतलब वहां पर बायोटिक फैक्टर्स के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, तभी वो फंडामेंटल निश कहलाएगा। मतलब इसका अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो इसका कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल निश हम किसको बोलते हैं कि मान लो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, तो ये इसका जो निश है ना वो अनलिमिटेड होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कभी भी किसी का भी निश अनलिमिटेड नहीं हो सकता, आपका निश हमेशा लिमिटेड होगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। इसलिए ये जो फंडामेंटल निश है ना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके दोनों रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ। एक तो इसका मैक्सिमम निश कभी हो नहीं सकता, ठीक है, अनलिमिटेड निश किसी का भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल निश है एक तरीके से हाइपोथेसिस बोल सकते हो या इमेजिनरी बोल सकते हो, है ना। इसीलिए हम रियलाइज निश पढ़ते हैं, अभी मैं आऊंगा उस पर। तो मैक्सिमम निश नहीं हो सकता। दूसरा कि जो भी जितने भी रिसोर्सेज ये ऑर्गेनिज्म यूज करेगा वो इन एब्सेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर्स यूज करेगा, मतलब वहां पर बायोटिक फैक्टर्स का कोई रोल नहीं है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, बिना बायोटिक फैक्टर्स के सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल, हमारी जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है इस धरती पे। तो फंडामेंटल निश जैसा कोई निश होता ही नहीं, ठीक। इसीलिए जो सेकंड टाइप ऑफ हचिनसोनियन निश को बताया गया वो बताया गया कि निश कैसा होना चाहिए, निश होना चाहिए रियलाइज्ड निश। फंडामेंटल निश कभी हो नहीं सकता, तो निश कैसा होना चाहिए, रियलाइज्ड, जो जिस पे यकीन किया जा सके, इसलिए इसको बोला जाता है रियलाइज्ड, है ना। तो ये रियलाइज निश का मतलब क्या है, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, रिसोर्स यूटिलाइजेशन will be in the presence of बायोटिक इंटरेक्शन। बायोटिक फैक्टर्स के साथ बिना इंटरेक्ट किए यू कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस अर्थ, तो बायोटिक के साथ तो इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रियलाइज निश का वो यही है, ठीक। अब दूसरा क्या है, दूसरा दूसरा कुछ नहीं है, बस एक आपको यही पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और दूसरा चीज़, हाँ दूसरा पॉइंट ये है कि जो इसमें जो रियलाइज निश होता है ना, वो निश जो होता है वो हमेशा लिमिटेड होता है, लिमिटेड निश किसी भी का भी ले लीजिए आप, निश हमेशा लिमिटेड ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं जो निश जो रियलाइज निश होता है वो आपका होता है अब दो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड फर्दर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपका जो निश है रियलाइज निश वो आपका फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वो कौन कौन सा है, तो एक तो है आपका एंटागोनिस्टिक निश, ठीक, और दूसरा जो है वो है आपका सिनर्जिस्टिक निश, ठीक। तो अब देखो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियलाइज्ड निश की, मतलब रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन है वो बायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करके ही यूटिलाइज करना पड़ेगा, मतलब अब वहां पे कैसे फैक्टर्स आ गए, बायोटिक फैक्टर्स। तो अब बायोटिक फैक्टर्स का मतलब क्या है, बायोटिक फैक्टर्स का मतलब क्या है, लिविंग, समझ रहे हो इस चीज को। तो अब आप जहां पे रह रहे हो वहां पे तो आपको किसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, है ना। तो अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपको दो वे में अफेक्ट कर सकते हैं, या तो पॉजिटिवली, या तो आपका साथ देंगे, या तो नेगेटिवली, या तो आपके अगेंस्ट काम करेंगे। तो उसी के बेसिस पे आपका जो रियलाइज डिश है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो एंटागोनिस्टिक होगा या तो सिनर्जिस्टिक होगा, ठीक है ना। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि एंटागोनिस्टिक और सिनर्जिस्टिक का मतलब क्या हुआ। तो जो आपका एंटागोनिस्टिक नेचर है वो कैसा होगा, कि एंटागोनिस्टिक का मतलब कि वहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिवली
अफेक्टिंग, ठीक है, नेगेटिवली अफेक्टिंग, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप क्या करोगे, अपने रियलाइज्ड को नैरो कर लोगे, थोड़ा कम कर लोगे, कोई बात नहीं। मतलब आपको पता है कि ज़्यादा एरिया में आप घूम नहीं सकते, है ना, क्योंकि आपके एंटागोनिस्टिक लोग हैं, ठीक है। ये इतने बड़े एरिया में आप नहीं घूम सकते, इसलिए क्या करोगे, आप अपने एरिया को छोटा कर लोगे, है ना, छोटा कर लोगे। तो जो आपका एंटागोनिस्टिक निश होता है ना, तो ये किस टाइप का निश होता है, नैरो, नैरो रियलाइज्ड निश, ठीक है। देन द फंडामेंटल निश, फंडामेंटल निश को एक रेफरेंस ले लिया है हमने, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल निश तो कभी हो नहीं सकता पॉसिबल, ठीक। तो जो एंटागोनिस्टिक निश होता है वो हमेशा फंडामेंटल निश से ज़्यादा होगा, ठीक है। फंडामेंटल निश को एक कंपैरिजन ले रहे हैं, ठीक है, राइट। उसके बाद जो आपका अ, जो आपका सिनर्जिस्टिक निश है, ठीक है। सिनर्जिस्टिक निश में क्या होगा आपका कि जो आपका निश है, मतलब जो आपके आसपास के लोग हैं, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा कि आपका निश कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो निश विल बिकम वाइडर, वाइडर निश, राइट, है ना। तो ये आपका कैसा है, वाइडर रियलाइज्ड निश, ठीक है। तो ये था आपका हचिंसोनियन निश के बारे में, ठीक। अब जल्दी से हम दो चार कुछ इंपॉर्टेंट बातें और डिस्कस कर लेते हैं, है ना, निश के बारे में। तो इसके बाद जो है वो है आपका छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है निश ओवरलैप, ठीक है। निश ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि मान लो दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक का निश है आपका ये, ठीक है, और दूसरे का निश है आपका, दूसरे कलर से बना लेते हैं, दूसरे का निश है आपका ये, राइट, है ना, ये बी ऑर्गेनिज्म और आपका ये ए ऑर्गेनिज्म। तो जहां पे भी दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है ना, वहां पर क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये ऐसी जगह है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं उसको ए भी यूटिलाइज कर रहा है और उसको बी भी यूटिलाइज कर रहा है, बी भी यूटिलाइज कर रहा है। तो इस वाले जगह में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो इन ओवरलैपिंग जोन द कंपटीशन सिवियरिटी इज़ वेरी हाई। तो ये था आपका निश ओवरलैप के बारे में, ठीक। दूसरा जो टर्म आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इकोलॉजिकल गिल्ड, ठीक है। तो इकोलॉजिकल गिल्ड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो गिल्ड होता है ना, ये बोल सकते हो कि एक तरीके का एक तरीके का बोल सकते हो कि रीजन है, एरिया है, ठीक है, रीजन या एरिया बोल सकते हो, दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीसीज बट एक्सप्लॉइट द सेम क्लास ऑफ रिसोर्सेज। मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल्स, डिफरेंट स्पीसीज जब एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं, ऐसा बोल सकते हो समझने के लिए, यूज़, ठीक है, सेम क्लास ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, इन सेम एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड इन ऑलमोस्ट सिमिलर मैनर। समझ रहे हो यहाँ पे, मतलब अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स हैं, ठीक है, समझ रहे हो, लेकिन वो सेम क्लास ऑफ रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, एक ही तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और एक ही तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ भी कर रहे हैं। मतलब अगर आपको आसानी से समझाना चाहूँ तो जैसे कि मान लो आपके तीन एक है कैट, दूसरा है डॉग, ठीक है,
और ठीक है, एक है कैट, एक है डॉग, और तीसरा मान लो आप एक कोई भी एनिमल ले लो, मान लो फॉक्स ले लो, ठीक है, राइट। तो अगर इनको एक ही एरिया में रख दिया जाए तो ये तीनों कैसे हैं, कार्निवोरस हैं, है ना, और एक ही तरीके से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब अगर माना देखा जाए तो एक ही तरीके से खाते हैं, तीनों के तीनों कार्निवोरस हैं, है ना। जो हम जब बस एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक ही जगह पे अगर ये रहें, एक ही टाइप के फूड को खाएं, ठीक है ना, और एक ही तरीके से खाएं, तो क्या होगा कि इन तीनों के बीच में कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को, है ना। तो जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल दूं, वैलिड एग्जाम्पल, ये तो हम बस एक ऐसे समझने के लिए मैंने आपको बताया, अगर इसका एक एग्जाम्पल दिया जाए तो ऑल इंसेक्ट्स जितने भी आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, दे शो एंटीमोफिलिक बिहेवियर, ठीक है। एंटीमोफिलिक बिहेवियर क्या होता है, इंसेक्ट मीडिएटेड पॉलिनेशन। तो जब एक सारे के सारे इंसेक्ट, चाहे वो किसी भी स्पीसीज के हो, वो एक तरीके का ही बिहेवियर दिखाएंगे, तो क्या होगा, उन सबके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल, जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे कम्पीट फॉर द सेम डिकेइंग मटेरियल, तो उनके बीच में भी कंपटीशन है। तो वह यही होता है इकोलॉजिकल गिल्ड, और ये डेवलप तब होता है जब अलग अलग स्पीसीज के लोग एक ही रिसोर्स पे एक ही तरीके से टूट पड़ते हैं, आसान भाषा में, ठीक है। तो जब इकोलॉजिकल गिल्ड आपको समझ में आ गया है, तो इसके बाद आपको गॉस थ्योरम भी समझना चाहिए, ठीक है, गॉस थ्योरम, ठीक है। और गॉस थ्योरम को एक और चीज से जाना जाता है, दैट इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, यह भी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटर स्पीसीज होते हैं ना, वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, गॉस थ्योरम, complete competitor species cannot coexist. That means superior competitor always eliminate inferior competitor. ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। तो क्या होता है कि दोनों का सेम इकोलॉजिकल निश नहीं हो सकता। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, जो कि एग्जाम में भी पूछा गया है, आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगी चीजें, ठीक है। और एग्जाम्पल है किसका, कंपटीशन बिटवीन पैरामीशियम कॉडेटम एंड पैरामीशियम ऑरेलिया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर 3 ग्राफ की हेल्प से समझाऊंगा कि कैसे आपका क्या होता है आपका गॉस थ्योरम, ठीक है। तो एक ग्राफ हम बनाएंगे इधर, फिर एक ग्राफ हम बनाएंगे इधर, और एक फिर हम बनाएंगे इधर, और फिर हम समझेंगे कि गॉस थ्योरम, और सॉरी हाँ, गॉस थ्योरम क्या होता है। तो जो पहला ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, वो हम बनाने जा रहे हैं किसका, पैरामीशियम ऑरेलिया का ग्रोथ कर्व, ठीक है, अलोन, जब इसको हम अकेले ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ सेल्स, और ये हो गया आपका टाइम। तो जब आप इसको अकेले ग्रो करोगे तो ये कुछ इस तरीके से ग्रो होगा, सिग्मॉइड कर्व, देख रहे हो, प्रॉपर सिग्मॉइड कर्व। ठीक, दूसरा जो ग्राफ है वो है आपका पैरामीशियम कॉर्डेटम का, ठीक। जब आप इसको अकेले ग्रो करेंगे तो ये भी कुछ इस तरीके से सिग्मॉइड कर्व बनाएगा, प्रॉपर ग्रो करेगा, राइट, है ना। लेकिन जब आप
इन दोनों को एक साथ मिक्स करोगे तो क्या होगा? अब होगा क्या कि जो आपका ये पैरामीशियम ओरेलिया है वो तो सुपीरियर है, वो करेगा फास्ट ग्रो और डोमिनेट कर जाएगा किसके ऊपर? पैरामीशियम कॉर्डेटम के कॉर्डेटम के ऊपर। देख रहे हो, अलग अलग जब ये दोनों ग्रो कर रहे थे तो अच्छे से ग्रो कर रहे थे, प्रॉपर सिग्मॉइड कर्व बना रहे थे। व्हेन बोथ द स्पीसीज पैरामीशियम ओरेलिया एंड पैरामीशियम कॉर्डेटम आर ग्रोन separately on the separate culture medium, then both represents the typical sigmoid curve, right? But when both the species are grown together in a mixture, then only paramecium aurelia, this is paramecium aurelia, इसको हम so this is paramecium aurelia and this is paramecium caudatum. So when they both grown together in a mixture, paramecium caudatum number dropped, है ना? देखो इसका नंबर ड्रॉप हो गया यहाँ से, ड्रॉप्ड randomly because paramecium aurelia utilize the resource very fast as compared to paramecium caudatum. ये रिसोर्सेस को बहुत जल्दी यूटिलाइज करता है, ठीक है? इसलिए ये दोनों कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, इसलिए कभी भी एक साथ ग्रो नहीं कर सकते। तो ये था आपका गॉस थ्योरम के बारे में, ठीक है? तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, है ना, और समझते हैं किसके बारे में? आपका मैकेनिज्म ऑफ निश शिफ्टिंग। ओके, मैकेनिज्म ऑफ निश शिफ्टिंग, ठीक है? तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ आपको एक एग्जांपल और दे दूं जो कि एग्जाम में एक बार पूछा गया था, है ना, और वो ज़रूरी है आपके लिए। तो दूसरा एग्जांपल है आपका यस, तो एक और ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि दो स्पीसीज को और हम अभी देखेंगे। तो पहली जो स्पीसीज में ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो है आपकी ट्राइबोलियम कॉन्स्टेनम, ठीक है, राइट? और दूसरी जो स्पीसीज ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, दैट इज ट्राइबोलियम कन्फ्यूजियम, इसका नाम थोड़ा ऐसा ही है, ठीक है? ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको एक नई चीज़ सुनने को मिलेगी। तो ये है आपका हॉट ह्यूमिड कंडीशन, ठीक है ना, और ये है आपका टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हॉट और ह्यूमिड कंडीशन होती है तो आपका जो ये ट्राइबोलियम कॉन्स्टेनम वाला जो स्पीसीज है वो अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है, और ये नहीं कर पाता ट्राइबोलियम कन्फ्यूजियम। लेकिन जब कंडीशन रिवर्स होती है, दैट इज जब कंडीशन आती है कोल्ड एंड ड्राई, तो पता है क्या होता है? तो क्या होता है कि ये वाली जो स्पीसीज है, ये ट्राइबोलियम कन्फ्यूजियम, अब ये ग्रो करने लग जाती है और आपकी जो ये दूसरी वाली स्पीसीज थी ट्राइबोलियम कॉन्स्टेनम, ये इसका ग्रोथ एकदम से रिटार्ड हो जाता है ना? तो अब देखो कि कौन सुपीरियर है, सुपीरियरिटी, सुपीरियोरिटी, है ना? कौन सुपीरियर है? सॉरी ये स्पेलिंग, हाँ, सुपीरियोरिटी, कौन सुपीरियर है और कौन इन्फीरियर है, ये डिसाइड कैसे होता है? तो सिंपल है भाई, आज जो शक्तिशाली है, जो स्ट्रांग है,
इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा। ये सब डिपेंड करता है किस पे? एनवायरनमेंट पे। इज डिसाइडेड बाय एनवायरनमेंट, है ना। इसलिए एक डायलॉग, एक नहीं कई तरीके के डायलॉग्स आपने बॉलीवुड मूवीज में सुने होंगे, ठीक है, जिसमें से पहला तो यह है कि मेरा भी टाइम आएगा, जैसे अपना टाइम आएगा। ऑब्वियसली सबका टाइम आता है, ठीक है। दूसरा सुना होगा आपने कि हर कुत्ते का दिन आता है, ठीक है ना। तो और एक तो बहुत ही पुराना डायलॉग है कि सब दिन होतना एक समान। तो मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियोस में बताया था इकोलॉजी के कि आप इकोलॉजी को और इवोल्यूशन को बिल्कुल अपनी लाइफ से कनेक्ट करके ही समझें, तभी आपको अच्छे से समझ में ये चीज़ें आएंगी, है ना। तो कभी भी अपने आप को स्ट्रांग मत समझो इतना ज़्यादा, या इतना ज़्यादा वीक मत समझो। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, हम हमारी वीकनेस बढ़ती है या हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। तो कोई ना हमेशा वीक है, कोई ना हमेशा स्ट्रांग है। जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ, स्ट्रांग वाला वीक हो गया, वीक वाला स्ट्रांग हो गया, है ना। तो सुपीरियोरिटी एंड इंफीरियोरिटी इज डिसाइडेड बाय द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। समझ रहे हो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देयरफॉर इफ एनवायरनमेंट चेंज, then the superior competitor becomes inferior and the inferior competitor becomes superior। तो इस चीज को याद रखोगे, है ना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इस कंसेप्ट पे बेस्ड, तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब दो इंपॉर्टेंट चीजें और बची है, उसके बाद ये लेक्चर हम रैप अप करेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड लास्ट टॉपिक आपका आ रहा है वो है निश शिफ्टिंग, ठीक है। निश शिफ्टिंग की निश की शिफ्टिंग कैसे होती है, समझ रहे हो इस चीज को? निश की शिफ्टिंग कैसे होती है, मतलब कि पहले तो आपको कुछ और पसंद था, है ना। मतलब कि मान लो कि ये आप हैं, ठीक है, दिस इज यू। पहले आपको पसंद थे स्वीट्स, बट अब आपको जो टेस्ट है वो कैसा पसंद आ रहा है? सॉल्टी, है ना। तो आपका निश कैसा हो गया? शिफ्ट हो गया, है ना। समझ रहे हो इस चीज को? तो इसको बोलते हैं निश शिफ्टिंग, ठीक। तो ये निश शिफ्टिंग कैसे होती है और क्यों होती है ना, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म आते हैं, है ना। दो टर्म आते हैं। तो पहला जो आता है टर्म आपका, वो आता है रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है। पहला जो आता है वो आता है रिसोर्स पार्टीशनिंग, कि सलाह मशवरा करके जो रिसोर्सेस हैं वो तो लिमिटेड होते हैं, उसके बीच में आप पार्टीशन कर लो, है ना। कि नहीं भाई, ये वाले चीज़, ये वाली चीज़ों पे हम डिपेंड रहेंगे, ये हम खाएंगे, और जितनी भी ये वाली चीज़ें हैं वो आप खाओगे। तो ये होती है रिसोर्स की पार्टीशनिंग, ठीक है। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग की वजह से क्या होता है कि डिक्रीज इन कंपटीशन, कंपटीशन में कमी आ जाती है। ऑब्वियसली जब पार्टीशनिंग हो जाएगी सलाह मशवरे से, तो कंपटीशन कम होगा, है ना, राइट। एंड इंक्रीज इन फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितना लड़ाई झगड़ा कम होगा, है ना, उतने आप फिट रहेंगे। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, ताकि कंपटीशन कम से कम हो। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है आपकी कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके निश शिफ्टिंग में, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है कि परमानेंट निश शिफ्टिंग हो जाती है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट में, है ना। आपका पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया। अब वो कैसे होता है कि क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, कि जो आपका आपका जो डार्विनियन फिंचेस थे, ये थे आपके डार्विनियन फिंचेस, है ना। ये थे डार्विनियन फिंचेस, राइट, याद आ गया होगा आपको। इसको मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द इवोल्यूशन
क्या हुआ, जब ये माइग्रेट करके गए दो अलग जगह पे, तो ये दो अलग टाइप की स्पीसीज में कन्वर्ट हो गए, है ना। एक तो सॉफ्ट सीड क्रैकर और एक हार्ड सीड क्रैकर, एक की बीक कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। तो ये होता है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो जब एक ही स्पीसीज दो अलग अलग स्पीसीज में इवॉल्व हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो क्या होगा, अब दो अलग अलग फूड पे डिपेंड हो जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, दोनों में कंपटीशन कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द रिड्यूसिंग द कंपटीशन, और इसको बोलते हो आप, ये पार्ट है किसका, निश शिफ्टिंग का, राइट। ठीक है। और क्या होता है, तीसरा जो है वो है आपका कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मतलब मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि अपीयरेंस अलग हो जाना, अपीयरेंस, है ना, अपीयरेंस डिस्टिंक्ट, अलग अलग अपीयरेंस वाले स्पीसीज। मतलब आप देखते हैं ना कि हर एक स्पीसीज अलग तरीके का दिखता है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इट enhances the sexual isolation ऑफ स्पीसीज, है ना। और ये जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं स्पीसीज के बीच में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से क्या होता है कि अब आप देखो कि जैसे कि जैसे, हाँ, इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेक्सुअल आइसोलेशन होता है वो इंक्रीज होता है ना। कभी भी हाँ, इंटर क्रॉसिंग नहीं होती। ठीक, जैसे कि दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना। कभी भी जो इस टाइप के जो रिलेशनशिप होते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है, वो विद इन द स्पीसीज होती है ना, है ना, समझ रहे हो। वो इंटरकोर्स कैसे करते हैं, विद इन द स्पीसीज। जैसे अगर डॉग की स्पीसीज है तो वो कभी भी कैट के साथ इंटरकोर्स नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनका अपीयरेंस अलग है, मॉर्फोलॉजी अलग है। ठीक है, दे आर नॉट स्टेबल विद ईच अदर, है ना। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके सेक्सुअल आइसोलेशन में, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, और वो बहुत ज़रूरी है। इससे कंपटीशन भी कम होता है ना। अगर मान लो सारे स्पीसीज एक जैसे होते देखने में, तो कोई भी किसी के साथ भी इंटरकोर्स कर रहा है ना, तो कंपटीशन बढ़ जाता। इसीलिए ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था आपका निश शिफ्टिंग के बारे में। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल कंप्रेशन। ठीक है, इकोलॉजिकल कंप्रेशन। तो ये बता दूं आपको कि ये जो इकोलॉजिकल कंप्रेशन है, ये एक टेम्पररी चेंज होता है। अभी बताऊंगा कैसे, और टेम्पररी चेंज क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, टेम्पररी चेंज, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये होती है आपकी एक्लीमेटाइजेशन स्ट्रैटेजी। एक्लीमेटाइजेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपके घर में है, मान लो जब मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं जब आपके घर में, क्या होता है, आपके पापा मम्मी बोलते हैं बेटा तू आज जा, और जाके सोफे, बेड पे नहीं, बेड है ना ये आपका, बेड पे मत सो, आज जाके तू सोफे पे सो जा। समझ रहे हो? या जा ऐसा कर, दूसरे वाले रूम में नीचे ज़मीन पे एक चटाई बिछा ले, बेडशीट बिछा ले, और वहाँ सो जा। होता है ऐसा जब गेस्ट आते हैं तो, और आपको बहुत गुस्सा आता है ना। मोस्टली ऑफ मोस्टली मोस्टली लोगों को गुस्सा आता है ना, कि यार आज तो नीचे सोना पड़ेगा। तो वो क्या है, वो परमानेंट तो है नहीं, बस एक दो दिन की बात है, एक दो दिन के लिए एडजस्ट करना पड़ रहा है ना। तो वो क्या है, टेम्पररी है, और वो उसी को बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, कि ये एक दो दिन की बात है, जब मेहमान चले जाएंगे तो क्या होगा, वापस सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए कंप्रेशन हुआ है सिस्टम में, फिर वापस एक्सपेंड हो जाओगे आप जैसे ही आपके मेहमान जाएंगे। तो ऐसा ही होता है नेचुरली भी। तो क्या होता है कि
जब किसी पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है ना, जब किसी पर्टिकुलर जगह पे मान लो कि आपका एक ये है, कोई पर्टिकुलर जगह है या रीजन है, ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ इस टाइप के अलग अलग स्पीसीज रह रहे हैं, ए, बी, ठीक है, सी और डी। ये अलग अलग टाइप के स्पीसीज रह रही हैं आपके एक जगह पे, ठीक है ना, एक कम्युनिटी में। अब क्या हुआ कि यहाँ पर आपके इसी कम्युनिटी में 3-4 नई स्पीसीज आ गई, जैसे कि मान लो ये आ गई ई, ठीक है, एफ, राइट, और ये आ गई आपकी जी, है ना। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो स्पीसीज पहले से रह रही हैं, इनको कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कॉम्प्रेस होना पड़ेगा, जैसे जब आप मेहमान आए थे आपके घर में और आपको होना पड़ा था, है ना। तो कुछ टाइम के लिए इनको भी होना पड़ेगा, ठीक है, राइट। और जब ये लोग चले जाएंगे, जब ये लोग चले जाएंगे वापस निकल जाएंगे आके, तो क्या होगा, ये वापस आप ऐसे एक्सपेंड हो जाएंगे ये स्पीसीज। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हो आप इकोलॉजिकल कॉम्परेशन। तो अगर इस टाइप का कुछ कंसेप्ट आपके एग्जाम में आता है कि एक्लिमेटाइजेशन स्ट्रेटेजी अगर हो रही है या टेम्पररी कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस वो क्या है, वो है आपका इकोलॉजिकल कंप्रेशन, है ना। समझ रहे हो इस चीज़ को। सो व्हेन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इंक्रीज, राइट, इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि जब दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है ना, सो दैट स्पीसीज स्पेशलाइज्ड इन नैरो एरिया फॉर रिसोर्सेज कॉल्ड इकोलॉजी। मान लो कि यहाँ पर कोई स्पीसीज रह रही थी और कोई दूसरी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स इस एरिया में आ गए, तो कुछ टाइम के लिए ये अपना एरिया थोड़ा लिमिटेड कर लेते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल कंप्रेशन। सो इट अकर्स फॉर द वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इट इज़ एन एक्लिमेटाइजेशन स्ट्रैटेजी। ये इनकी एक स्ट्रैटेजी होती है जो टेम्पररी होती है, और दिस इज़ नॉट जेनेटिक, ये बात याद रखना। ये जो कैरेक्टर हुआ डेवलप हुआ इनके बीच इनके लिए कि इन्होंने अपना एरिया शिफ्ट कर लिया है, ये जेनेटिक नहीं है, ठीक है ना। दिस इज नॉट इनहेरिटेड, है ना, ये तो टेम्परेरी है, जेनेटिक नहीं है। तो इकोलॉजिकल कंप्रेशन इज नॉट जेनेटिक, इज नॉट इनहेरिटेड, ये बात आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस टाइप के कंसेप्ट से रिलेटेड आ सकता है, राइट। तो ये था आपका निश के बारे में, हैबिटेट के बारे में, टाइप ऑफ निश के बारे में, निश स्पेशलाइजेशन के बारे में, निश शिफ्टिंग के बारे में। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सारी आपके साथ शेयर कर ली हैं, है ना। आई होप कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाएं, है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली इंटरेक्शंस के बारे में, ठीक है, जैसे कि पैरासाइटिक इंटरेक्शन, अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।